Hello everyone, welcome to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. In today's class we are going to practice the assertion reason questions of paper 1. जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट ने पास्ट 2 अटेम्प्ट्स से 2 to 3 अटेम्प्ट्स आई वुड रेदर से कि assertion reason के क्वेश्चंस आने बंद हो गए थे, लेकिन इस बार फिर से इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट ट्रिकी। इनको सॉल्व करने के लिए ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से चाहिए होती है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जेसी एकेडमी आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया है विद मल्टीपल वैलिडिटी। और जो पेपर 2 का लाइव बैच है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ जनवरी 2026। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए, व्हाट इज असर्शन एंड व्हाट इज रीजन। असर्शन का मतलब होता है फैक्ट, एक फैक्ट जो हमने स्टेट किया है और उसके पीछे, उस फैक्ट के पीछे क्या रीजन है वो हमारा रीजन की स्टेटमेंट में प्रिडिक्ट किया जाता है। अब देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही है, आप देख रहे हैं कि एक लड़की है, ठीक है, और वो बहुत सारा जंक फूड खा रही है। अब देखिए, आपको असर्शन दे दिया रोमा हैज गेन्ड वेट, रीजन दे दिया रोमा ईट्स ऑल द टाइम। बात तो सही है ना कि रोमा वेट गेन क्यों कर रही है, क्योंकि वो सारे टाइम खाती रहती है। अब क्योंकि, बिकॉज, ये आपका कीवर्ड है जो आपको असर्शन और रीजन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, रोमा हैज गेन्ड वेट बिकॉज रोमा ईट्स ऑल द टाइम। ठीक है। अब जब भी आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है आपको ना 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। एक होता है जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको ऑप्शन गिवन होता है। एक होता है असर्शन फॉल्स है और जो हमारा रीजन है वो ट्रू है। ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप जब असर्शन पढ़ेंगे आपने पहले असर्शन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है, फिर आपने रीजन पढ़ना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने बिकॉज लगाना है। तो जब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ए ट्रू है या आर फॉल्स है या ए फॉल्स है या आर ट्रू है। जब आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए एंड आर दोनों ट्रू है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। या फिर ए और आर ट्रू तो है लेकिन जो आर है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप बिकॉज लगाएंगे और दोनों स्टेटमेंट्स को साथ पढ़ेंगे। ये आपको कैसे पड़ेगा, जब आप रीड करेंगे, रीड द स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली, तो आपको समझ आ जाएगा कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है या आर फॉल्स है, ए ट्रू है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेज if a teacher wants to improve his or her abilities as an effective classroom communicator, he or she should first understand the students. अब पहले इसको इंडिविजुअली पढ़ना है। अगर एक टीचर अपनी एबिलिटीज एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर इंप्रूव करना चाहता है तो उसको बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है नॉलेज का, बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रायर नॉलेज क्या है, ये सब चीजें उसे पता होनी चाहिए। उसी के बाद वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअली करेक्ट है। अब हम आर पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशंस। अगर आपको बच्चों को समझना है और उनको सुनना भी है, ठीक है, तो क्या ये डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशंस है या फिर ये को जॉइंट होने चाहिए? ये को जॉइंट होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि समझना और सुनना दोनों साथ साथ काम करता है। आप सिर्फ समझेंगे और आप बच्चे को सुनेंगे नहीं तब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, या फिर आप समझेंगे नहीं और सिर्फ बच्चे को सुनते रहेंगे तब भी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। सो ये जो स्टेटमेंट है रीजन, ये इंडिविजुअली रॉन्ग है। तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है, जहां पे हम सोशली लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, ठीक है, ब्लॉग के थ्रू हम वो सब चीजें करते हैं।
रीजन बोलता है ब्लॉग अलाउज एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। एक पब्लिकली ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए क्या ब्लॉग अलाउ करता है? बिल्कुल करता है। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ठीक है। अब आपने क्या करना है, बीच में लगाना है बिकॉज। अब आप पढ़िए, ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज ब्लॉग अलाउज एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। मेकिंग सेंस? ये एक उन्होंने फैक्ट बताया, ये उसके पीछे का रीजन है। सो A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question देखिए, the spoken and written words are two media of many available for communication in the classroom. बहुत सही बात बोली है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, थ्रू जेस्चर, फेस जेस्चर, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी। तो उनमें से जो हमारे स्पोकन और रिटन वर्ड्स है वो दो मीडिया अवेलेबल है। करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन बोलता है कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट हैपन थ्रू एटीट्यूड ऑफ द एनकोडर। क्या ये बात सही है कि गलत है? ये बात गलत है। एनकोडर क्या हो गया? जो सेंडर होगा, और सेंडर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मेरा अगर जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है टुवर्ड्स द स्टूडेंट, तो क्लासरूम में जो इफेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा, चीजें अच्छी जाएंगी। बट वहीं अगर मेरा मूड ऑफ है, मैं अपसेट हूँ, तो आई वुड बी सेंडिंग अ नेगेटिव वाइब टू द होल क्लासरूम। सो जो कम्युनिकेशन है थ्रू एनी मीडियम, यहाँ पे आना चाहिए था इट डज हैपन या इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ सेंडर। तो हमारा जो रीजन है वो गलत हो गया। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस chlorofluorocarbons were also decided to be phased out during Copenhagen 1992 कॉन्फ्रेंस। क्या ये सही बात है कि गलत बात है कि HFCs को, जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे, हमने कोपेनहेगन 1992 के कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनको CFCs, मतलब HFCs और CFCs दोनों को हमने फेज आउट करना है क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। बात बिल्कुल सही है, बट ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट कोपेनहेगन, इट वाज ड्यूरिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग हुई थी, वहां पर ये चीज बोली गई थी कि आपको HFCs और CFCs को फेज आउट करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी ओजोन को डिप्लीट करती हैं। एसर्शन हमारा गलत हो गया। HFCs have shorter lifetime than CFCs and contain to chlorine and bromine। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा A जो हो गया वो false हो गया, R जो हो गया वो true हो गया। अब देखिए, अत्यंत अभाव is eternal if a particular thing does not exist in a particular locus at any time, then it is said that there is अत्यंत अभाव of that thing। ये आपका जो टॉपिक है ये इंडियन लॉजिक से आया है। अत्यंत अभाव का मतलब होता है, मैं यहां लिख देती हूं, अत्यंत अभाव, ठीक है, इट मीन्स ऐसे लिखिए आप, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अत्यंत अभाव का मतलब है एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। सो अत्यंत अभाव इज इटर्नल, बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट नहीं करती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम क्या बोलते हैं उस चीज का, वो तक कि मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या करेंगे, इसके बीच में लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि आप बिकॉज तभी लगाएंगे जब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नहीं तो अगर एक गलत है एक सही है तो आप सी और डी में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है तभी आप बिकॉज लगाएंगे। अब पढ़िए, अत्यंत अभाव इज इटर्नल because if a particular thing does not exist in a particular locus at any time, it is said that there is atyant abhav of that thing। बिल्कुल करेक्ट है। So A and R are true and R is the correct explanation of A। अब देखिए, assertion बोलता है experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors। experimental research का है जहां पे हम manipulate करते हैं अपने independent variable को to see the effect or to measure the outcome on dependent variable in a controlled setting। एक controlled setting में हम experimental research करते हैं, तो क्या controlled setting में हम अपने extraneous factors जो हमारे outcome को influence कर सकते हैं हम उसको control कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
In experimental research, variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. मैंने अभी आपको बताया, करेक्ट है, और आप because लगाइए. So experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors because in experimental research, variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. So A and R are true and R is the correct explanation of A. Western culture supports indigenous people and their traditional way of life. Indigenous का मतलब होता है जो आपके नेटिव लोग होते हैं ना, मतलब जो जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो मतलब वहां की संस्कृति कैरी करते हैं दूसरी स्टेट्स में. तो एसोसिएशन बोल रहा है वेस्टर्न कल्चर सपोर्ट्स इंडिजिनियस पीपल एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. गलत है. इट डज नॉट सपोर्ट इंडिजिनियस पीपल. अगर कोई दूसरी कल्चर का बंदा वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. रीजन सेज indigenous people possess ecological wisdom about their natural habitat. मैंने अभी आपको बताया, करेक्ट है. सो A is false, R is true. The argument that sound is eternal because it is produced is fallacious. बिल्कुल सही है. मैंने आपको हेत्वाभास में भी करवाया था कि sound is eternal because it is produced is fallacious. In the argument, sound is eternal because it is produced, the middle term is contradicted by some other praman and not by inference. Middle term क्या है? Produce. क्या ये किसी अदर प्रमाण से कॉन्ट्राडिक्ट करिए, नॉट बाय इन्फ्रेंस? नहीं, गलत है. सो हमारा जो A होगा वो ट्रू होगा और जो R होगा वो फॉल्स होगा. और आप मुझे बताएंगे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, ये कौन सी आई वोंट से फैलेसी, कौन सी हेत्वाभास का एग्जाम्पल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज children are much more vulnerable than adults to environmental toxins. जो environment में toxins produce होते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं they are more prone, ठीक है, और they are more vulnerable than adults. हम जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं as compared to older और जो हमारे young लोग होते हैं. बिल्कुल सही बात है. For each kilogram of body weight, children drink more water, eat more food and breathe more air than adults. क्या बच्चे ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं और मतलब ज्यादा सांस लेते हैं? बिल्कुल सही बात है. अगर हम कंपेयर करें एडल्ट और चिल्ड्रन को तो उनका खाने का तरीका, आई वोंट से तरीका, बट जो क्वांटिटी होती है उनकी खाने की क्वांटिटी, उनके पीने की क्वांटिटी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी की क्वांटिटी, तो हर एक चीज डिफर करती है. बच्चे वो चीज ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आपने क्या करना है, बीच में लगाना है बिकॉज children are much more vulnerable than adults to environmental toxins because for each kilogram of the body, ये सब चीजें उनकी ज्यादा होती हैं. तो A and R are true and R is the correct explanation of A. अब देखिए, surveys conducted over the internet have witnessed a huge growth since late 1990s. बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब की इंट्रोडक्शन हुई थी. सो लेट 1990s में जो सर्वेज है उन्होंने एक ह्यूज जंप देखा है. बिल्कुल सही है. Internet users always constitute an unbiased sample of the population. गलत. Unbiased मतलब जो भेदभाव नहीं करते, बट उसमें बायसनेस भी आती है. बायस्ड सैंपल भी होता है. और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे ना, ऑलवेज, नेवर, ऑल, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, नो, इन दैट सेंस, नन, आपको ना वो स्टेटमेंट्स ना थोड़ी केयरफुली पढ़नी है. तो इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट, हर बार ऐसा होता है कि कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसा नहीं होता है. बायस्ड सैंपल भी होता है. तो हमारा जो ए होगा वो ट्रू होगा और जो आर होगा वो फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट इन मैनेजिंग एजुकेशन. स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में एजुकेशन को मैनेज करने के लिए एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी.
स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, आपने चाहे इसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट पढ़ने से आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रही है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप फॉर्म होगी स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज एजुकेशन हमारी कंकरेंट सब्जेक्ट में, और जो कंकरेंट सब्जेक्ट्स में लिस्ट होती है ना, या फिर जो सॉरी कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहां पे स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं, और जब दो लोग मिलके काम करते हैं तो उन्होंने जो पार्टनरशिप है वो पॉजिटिव बनानी बनानी है और मीनिंगफुल भी बनानी ही बनानी है। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Next question. In a concentrating type, solar collector temperature can be raised to up to 500 डिग्री सेल्सियस। कंसेंट्रेटिंग मतलब जहां पे एक मतलब जो सन रेज है, सूर्य की किरणें हैं, वो एक ही जगह कलेक्ट हो रही हैं कंसेंट्रेट होके, बिल्कुल सही है। इन कंसेंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर एरिया एंड एब्जॉर्बर एरिया आर सेम। अगर आप कोई चीज कलेक्ट कर रहे हैं और वही चीज एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो क्या वो चीजें सेम होंगी? नहीं होंगी, वो न्यूमेरिकली डिफरेंट होंगी। तो जो हमारा आर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल इज fallacious according to Indian school of logic। बिल्कुल ठीक है। द हिल हैज fire The hill has fire because it is knowable. The middle term is too wide. Middle term क्या है? Knowable. And it is too wide that middle term should not be present in negative instances. ये भी correct है। तो ये आपका जब आप because लगाएंगे, और अगर आपने हेत्वाभास अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखते ही बोलेंगे कि ये जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको सव्यभिचारा फैलेसी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ाए थे, साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी। ठीक है। जब साधारण में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल टर्म है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है वो हमारी वाइड होती है। और जो नोएबल है, ये साधारण, जो साधारण सभ्य विचार है ना, उसी का एग्जाम्पल है। द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको हेत्वाभास अच्छे से पढ़ना है। आपको नहीं पता, वो मैच द फॉलोइंग में आ जाए, असर्शन रीजन में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जो हमारा हेत्वाभास है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज उसको पढ़ के जाइए, स्किप नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question says स्मार्ट वेयरेबल टेक्नोलॉजी इज रैपिडली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। बिल्कुल, हम जो भी स्मार्ट वेयरेबल्स है, ठीक है, चाहे वो ग्लासेस है, वॉच है, या फिर हमारे वो जो हार्ट बीट और जो हम ब्रेथ लेते हैं, सांसें लेते हैं, उसको काउंट करना, कोई भी हम मशीन है, ठीक है, जो भी स्मार्ट वेयरेबल टेक्नोलॉजी है, इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। Watches, glasses, activity monitors, and many other wearable items have been enriched with technology. So yes, A and R are true, and R is the correct explanation of A. देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग इज ईदर इनवैलिड और वैलिड। ठीक है। वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट that also has all true premises is called a sound argument. डिडक्टिव रीजनिंग या तो वैलिड हो सकती है या इनवैलिड हो सकती है, करेक्ट है। एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसके प्रेमाइसेस सब ट्रू हैं, उसको साउंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इसका अगर आप बिकॉज लगाएंगे तो अब देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग इज ईदर इनवैलिड और वैलिड बिकॉज अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट आल्सो हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ साउंड आर्ग्यूमेंट। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, सॉरी, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर खाली होता है ना डिडक्टिव रीजनिंग इज वैलिड बिकॉज इन अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड देन इट इज कॉल्ड अ साउंड आर्ग्यूमेंट, तब वो उसका रीजन बनता। बट यहाँ पे एक इन्होंने जनरल सेंस में बोला कि जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है वो या तो वैलिड हो सकती है या फिर वो इनवैलिड हो सकती है। और अगर वो वैलिड की कैटेगरी में है तो वो साउंड तभी है जब उसके ऑल प्रीमाइसेस, जितने भी प्रीमाइसेस हैं, ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next questions. A GUI involves the use of windows and menus and takes up a lot of memory and resources. बिल्कुल. GUI की full form क्या होती है? Graphical User Interface. और ये क्या करता है? जो भी हमारे विंडोज में विंडोज के जो एप्स के जो आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व होता है. ऑब्वियसली फिर बहुत सारी मेमोरी लेगा और बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करता है. बिल्कुल सही बात है. In order to use a GUI, users have to learn a list of commands. नहीं, हमें कुछ नहीं करना होता. It is a system software. तो A true है और R क्या है हमारा false है. ये आपका GUI का full form है. Next question. Rise in water temperature from normal levels due to thermal pollution can adversely affect water quality and aquatic life. सही बात है. नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा वाटर का, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, मछलियां मर सकती हैं, या जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं, बाकी सारे जानवर है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो मर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. अभी आप बोल रहे हो यहाँ पे कि जो पानी में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर की क्वालिटी और एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट हो रही है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. नो, दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए तो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करता है. तो ए हमारा ट्रू हो जाएगा और जो आर होगा वो फॉल्स हो जाएगा. Assertion says when Calcutta University was established, it was also granted the power to appoint professors and lecturers. सही बात है. कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब एस्टैब्लिश की गई थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को अपॉइंट करने के लिए उसको पावर दिया गया था. एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 सजेस्ट द पॉसिबल इंस्टीट्यूशन दैट कुड अपॉइंट प्रोफेसर्स. ये बिल्कुल सही है. अच्छा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपकी कब आई थी? 1857 में आई थी. ये गलत है. ठीक है, असर्शन गलत है और रीजन आपका ठीक है. सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, अगर तो वो इंडिविजुअली करेक्ट इनकरेक्ट है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, और अगर वो दोनों करेक्ट है तब आपको बिकॉज लगाना है. Assertion says older preschoolers have a better chance to get along well with their peers as compared to young preschoolers. जो ओल्डर प्री स्कूलर्स थे, ठीक है, दे हैव अ बेटर चांस कि वो अपने साथ वालों के साथ, मतलब अब जो उसके साथ बच्चे बढ़ रहे हैं उनके साथ वो अच्छे से, मतलब एक हार्मनी के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं एज कंपेयर टू यंग प्री स्कूलर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, और ओल्डर क्या हो गए, जैसे हमारे जो एडल्ट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत चीजें समझते हैं, उनका जो माइंड है वो थोड़ा डेवलप हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. रीजन बोल रहे हैं कि ओल्डर प्री स्कूलर्स जनरली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर्स. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो हमारा ए और आर दोनों करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आप बिकॉज भी लगा के देख सकते हैं. अब पढ़िए. Older preschoolers have better chance of getting along well with their peers as compared to young preschoolers because older preschoolers generally have a better understanding of the intention of the others. दूसरों की क्या इंटेंशन है, क्या इंटेंशन अच्छी है बुरी है, वो ओल्डर प्री स्कूलर्स को समझ आ जाता है एज कंपेयर टू यंग प्री स्कूलर्स. सही बात है. सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion says many human activities increase both the severity and frequency of floods. अगर हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, नेचर को हार्म कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स बढ़ जाती है? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और सिवियरिटी भी बढ़ती है. बिल्कुल बढ़ती है. Paved roads and parking lots increase water infiltration into the soil and slow down the rate of runoff in streams and lakes.
जो हम रोड या जो भी हम अगर हम डिफॉरेस्टेशन करके हम रोड्स बना रहे हैं या पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर इन्फिल्ट्रेशन, अब जो पानी है जहाँ पे मिट्टी थी, हमने वहां से मिट्टी पेड़ हटा के सब कुछ जो वो रूट्स एब्जॉर्ब कर सकते थे वहां से हटा के हमने रोड बना दिया। अब उन रोड्स का पानी जहाँ पे मिट्टी होगी वो वहां पे जाएगा, ठीक है। अब जो उस मिट्टी से जब रन ऑफ होगा, ठीक है, इसमें रिवर्स में, लेक्स में जब रन ऑफ होगा तो क्या वो स्लो डाउन होगा या वो फास्ट हो जाएगा? वो फास्टर हो जाएगा। इट वोंट स्लो डाउन, इट विल इट विल फास्टन द रेट ऑफ रन ऑफ। तो ए हमारा ट्रू हो जाएगा और जो आर होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस समझ आए होंगे। आपको बस इतना करना है, आपको इंडिविजुअली एसर्शन पढ़ना है, आपको इंडिविजुअली रीजन पढ़ना है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आपको बीच में बिकॉज लगाना है। अगर तो वो इंडिविजुअल करेक्ट इनकरेक्ट है तो आप चूज कर सकते हैं आराम से, बट अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आपको बिकॉज लगा के पढ़ना है, क्या वो रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और मुझे कमेंट में कमेंट योर आंसर्स। जो भी ये सेशन देखेंगे आप सब अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। दिस इज आवर टेलीग्राम पेपर वन ग्रुप लिंक। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।